डियर स्टूडेंट्स, आज हम दबाव समूहों या प्रेशर ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। दबाव समूह का अर्थ एवं परिभाषा। आधुनिक लोकतांत्रिक राज्यों में दबाव समूहों का अस्तित्व दिखता है। इनके विकास एवं अस्तित्व का मूल कारण यह है कि राजनीतिक दल समाज के विभिन्न गैर राजनीतिक वर्गों के हितों एवं स्वार्थों का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाते हैं। अतः समाज के विभिन्न आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक अथवा सांस्कृतिक वर्ग अपने हितों की प्राप्ति एवं रक्षा के लिए अपना समूह बना लेते हैं। इन समूहों की रचना किसी वर्ग द्वारा अपने हित की प्राप्ति एवं रक्षा के लिए की जाती है। अतः ऐसे समूहों को हित समूह इंटरेस्ट ग्रुप्स कहा जाता है। किंतु जब ये हित समूह अपने हित की रक्षा एवं वृद्धि के लिए राज्य की विधायी एवं प्रशासनिक क्रिया को प्रभावित करने लगते हैं तो इन्हें दबाव समूह प्रेशर ग्रुप्स कहा जाता है। दबाव समूह सामाजिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक हो सकते हैं, किंतु वर्तमान काल में आर्थिक व व्यावसायिक दबाव समूह अधिक प्रभावशाली एवं प्रचलित है। दबाव समूह गैर सरकारी एवं गैर राजनीतिक संगठन होते हैं और सामान्य जनता के लिए ये प्रायः अज्ञात संगठन भी होते हैं, अर्थात सामान्य जनता इनके बारे में अधिक नहीं जानती, किंतु राजनीतिक व्यवस्था के संचालन पर उनका अत्यधिक प्रभाव दिखता है। अतः फाइनर ने इन्हें अज्ञात साम्राज्य कहा है। इनकी परिभाषाओं में आपको मैं यहाँ पर बताऊँ। सबसे पहले परिभाषा लेते हैं हम ओडीगार्ड की, पीटर ओडीगार्ड की, जिसके अनुसार एक दबाव समूह ऐसे लोगों का औपचारिक संगठन है जिनके एक अथवा अधिक सामान्य उद्देश्य होते हैं और जो घटनाक्रम को विशेष रूप से सरकार के नीति निर्माण एवं प्रशासनिक कार्यों को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं ताकि अपने हितों की रक्षा में वृद्धि हो सके। एच जेगलर ने दबाव समूह की परिभाषा करते हुए कहा है कि दबाव समूह ऐसा संगठित समूह है जो अपने सदस्यों को सरकारी पदों पर बैठाए बिना सरकारी निर्णयों को प्रभावित करने की कामना रखते हैं। मायरन वीनर, दबाव समूह से हमारा अर्थ है शासन की संरचना से बाहर का कोई ऐसा ऐच्छिक संगठित समूह जो सरकारी अधिकारियों की नामजदगी अथवा नियुक्ति, सार्वजनिक नीति के निर्धारण, इनके क्रियान्वयन तथा विधि की न्यायिक व्याख्या को प्रभावित करने का प्रयास करता है। फ्रांसिस जी कैसल के शब्दों में दबाव समूह ऐसा समूह होता है जो सरकारी गतिविधियों के द्वारा अथवा इनके बिना राजनीतिक परिवर्तन लाने का प्रयास करता है और वह एक निश्चित अर्थ में कोई राजनीतिक दल नहीं होता, क्योंकि अपनी गतिविधियों के समय में उसे व्यवस्थापिका में प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं होता। इनके अलावा बीओकी के अनुसार दबाव समूह सार्वजनिक नीति को प्रभावित करने के लिए बनाए गए निजी संगठन हैं। एल्फ्रेड डी ग्रेजिया के अनुसार दबाव समूह एक ऐसा संगठित सामाजिक समूह होता है जो शासन के औपचारिक नियंत्रण के बगैर ही राजनीतिक अधिकारियों के व्यवहार को प्रभावित करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे आपने परिभाषा समझ ली होगी। अब हम देखते हैं कि दबाव समूहों की कुछ कॉमन विशेषताएं, लक्षण, फीचर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो क्या हैं। सबसे पहली जो विशेषता है वो है सर्वव्यापकता। प्रत्येक प्रकार की राज्य व्यवस्था में समाज में ऐसे वर्गीय हित होते हैं जिनका शासन में प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व नहीं होता। अतः प्रत्येक प्रकार की राज्य व्यवस्था में ऐसे प्रबल सामाजिक वर्ग दबाव समूह का रूप धारण कर लेते हैं। यही कारण है कि सर्वसत्तावादी राज्य व्यवस्था में भी दबाव समूह पाए जाते हैं, किंतु वहाँ इनकी संख्या सीमित होती है और वे अधिक अप्रकट रूप से कार्य करते हैं। लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था दबाव समूहों के लिए अधिक अनुकूल होती है और इसलिए इसमें दबाव समूहों की संख्या
पर्याप्त होती है और वे प्रकट रूप से भी कार्य करते हैं। दूसरी विशेषता है समाज सापेक्षता। दबाव समूहों की रचना पर सामाजिक संगठन का विशेष प्रभाव पड़ता है। औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े, परंपरागत एवं बंद समाज में पाए जाने वाले दबाव समूहों एवं तकनीकी दृष्टि से विकसित आधुनिक व खुले समाज में दबाव समूहों की रचना, कार्य प्रणाली तथा उद्देश्यों में अंतर दिखता है। अर्थात ये समाज की जैसी व्यवस्था और परिस्थिति होती है उसी के अनुसार होते हैं। तीसरी विशेषता है सीमित उद्देश्य व सीमित क्रियाशीलता। किसी दबाव समूह का निर्माण किसी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आदि वर्ग के किन्हीं निश्चित हितों की पूर्ति के लिए होता है। अतः किसी दबाव समूह का उद्देश्य भी सीमित प्रकार का ही होता है। सीमित उद्देश्य के कारण उनमें सीमित क्रियाशीलता का लक्षण पाया जाता है। कोई दबाव समूह तभी क्रियाशील होता है जब उसे हित की प्राप्ति की जरूरत होती है अथवा उसका हित संकट में होता है। उद्देश्य सापेक्ष कार्यकाल। यह भी विशेषता किसी दबाव समूह की रचना निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति और रक्षा के लिए की जाती है। जब किसी दबाव समूह का उद्देश्य पूरा हो जाता है तो उसकी उपयोगिता भी नहीं रहती और उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। किसी दबाव समूह का उद्देश्य किन्हीं निश्चित हितों की प्राप्ति व रक्षा होता है। अतः निश्चित हितों में रुचि रखने वाले व्यक्ति ही उनके सदस्य बनते हैं। इस दृष्टि से किसी दबाव समूह की सदस्यता भी सीमित होती है। एक व्यक्ति के अनेक हित हो सकते हैं और इसलिए वह विभिन्न हितों से संबंधित विभिन्न दबाव समूहों का एक साथ सदस्य बन सकता है। इस अर्थ में दबाव समूह की सदस्यता एक दूसरे में फैली हुई होती है। उनमें परस्पर व्यापी सदस्यता का लक्षण पाया जाता है। जैसे एक व्यक्ति एक ही साथ मोहल्ला संघ, उपभोक्ता संघ, श्रमिक संघ, क्रीड़ा संघ आदि का एक साथ सदस्य हो सकता है। औपचारिक और अनौपचारिक संगठन। दबाव समूह का संगठन औपचारिक और अनौपचारिक रूप वाला हो सकता है। जब किसी दबाव समूह का एक निश्चित संगठन होता है तो हम उसे औपचारिक दबाव समूह कहते हैं, लेकिन जब उसका संगठन बिखरा हुआ होता है तो उसे हम अनौपचारिक रूप वाला दबाव समूह कहते हैं। पहले का उदाहरण अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, राजस्थान विश्वविद्यालय कॉलेज शिक्षक संघ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आदि है। और दूसरे का उदाहरण जाति से ले सकते हैं। साधनों की पवित्रता और वैधानिकता में दबाव समूह विश्वास नहीं करते हैं। उनका प्रधान उद्देश्य अपने हित की प्राप्ति और रक्षा होता है। अतः वे साधनों की पवित्रता तथा संवैधानिकता में बहुत विश्वास नहीं रखते। आवश्यकता अनुसार प्रकट एवं गुप्त कार्य प्रणाली अथवा वैधानिक एवं गैर वैधानिक कार्य प्रणाली का प्रयोग करके अपने हितों को साधने का प्रयास करते हैं। शासन सत्ता में परोक्ष रुचि। सभी दबाव समूह अपने प्रकट उद्देश्यों की दृष्टि से गैर राजनीतिक संगठन होते हैं और वे प्रकट रूप से राजनीतिक कार्यों में रुचि नहीं लेते, किंतु दबाव समूह यह अवश्य जानते हैं कि उनके हितों की पूर्ति में राजनेता, सांसद, राजनीतिक दल तथा प्रशासनिक अधिकारी मददगार हो सकते हैं। अतः वह देश के राजनीतिक तंत्र को अपने हितों की पूर्ति के लिए प्रभावित अवश्य करते हैं। दबाव समूह शासन सत्ता पर प्रत्यक्ष अधिकार स्थापित नहीं करना चाहते, किंतु वे ऐसे राजनीतिक दल को सत्ता में जरूर देखना चाहते हैं जो उनके हितों की पूर्ति में सहायक हो। वे अपने अनुकूल दल को चुनाव में धन दे सकते हैं और विभिन्न मंचों से उनका प्रचार कर सकते हैं। दबाव समूह विभिन्न सांसदों को उचित एवं अनुचित साधनों से प्रभावित करके अपने पक्ष में कानूनों के निर्माण की कोशिश करते हैं और विभिन्न उच्च स्तरीय प्रशासनिक अधिकारियों को प्रभावित करके अपने पक्ष में नीति का संचालन चाहते हैं। इस प्रकार दबाव समूह प्रत्यक्ष रूप से राजनीति में गैर हाजिर रहते हैं, किंतु परोक्ष रूप से राजनीति को अपने अनुसार प्रभावित करते रहते हैं। अब हम देखेंगे कि दबाव समूह का क्लासिफिकेशन क्या है। दबाव समूहों का क्लासिफिकेशन दो प्रमुख रूपों में किया गया है: परंपरागत क्लासिफिकेशन, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, और मॉडर्न
क्लासिफिकेशन, आधुनिक वर्गीकरण। परंपरागत वर्गीकरण किसे कहते हैं? उद्देश्य सापेक्ष वर्गीकरण और क्षेत्र सापेक्ष वर्गीकरण। उद्देश्य की दृष्टि से सभी दबाव समूह दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो होता है लोकार्थी दबाव समूह और या स्वार्थी दबाव समूह। जब कभी दबाव समूह का उद्देश्य किसी सार्वजनिक हित की प्राप्ति और रक्षा के लिए होता है तो उसे लोकार्थी दबाव समूह कहा जाता है। और जब दबाव समूह का उद्देश्य अन्य वर्गों के हितों की उपेक्षा करते हुए मात्र अपने हित की प्राप्ति व रक्षा करना होता है तो उसे स्वार्थी दबाव समूह कहा जाता है। ये परंपरागत वर्गीकरण का एक रूप है। दबाव समूह के कार्य क्षेत्र का संबंध किसी प्रदेश विशेष से हो सकता है, अतः इस आधार पर उन्हें स्थानीय एवं देशव्यापी समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसके बाद परंपरागत वर्गीकरण में ही संगठन सापेक्ष वर्गीकरण को लिया गया है, जो कि संगठन की दृष्टि से औपचारिक और अनौपचारिक हो सकते हैं। इसके अलावा प्राकृतिक और निर्मित दबाव समूह स्वतः ही बनते हैं और परंपरा से अस्तित्व में बने रहते हैं। और जैसे जातीय संगठन, निर्मित समूह वे हैं जिनका निर्माण प्रयत्नपूर्वक किया जाता है, जैसे श्रमिक संघ, व्यापारी संघ। परंपरागत वर्गीकरण में ही आता है अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक दबाव समूह। जो दबाव समूह कुछ क्रियाशील रहकर समाप्त हो जाते हैं उन्हें अल्पकालिक कहते हैं, और जो लंबे समय तक अस्तित्व में रहते हैं उन्हें दीर्घकालिक समूह कहते हैं। तो ये तो हो गया परंपरागत वर्गीकरण, जिसमें उद्देश्य सापेक्ष वर्गीकरण के आधार पर दबाव समूह बनते हैं, क्षेत्र सापेक्ष वर्गीकरण के आधार पर दबाव समूह बनते हैं, संगठन सापेक्ष के आधार पर प्राकृतिक निर्मित दबाव समूह और अल्पकालिक व दीर्घकालिक दबाव समूह होते हैं। अब हम देखेंगे कि आधुनिक राजनीति विज्ञान के अनेक विद्वानों ने विभिन्न वर्गीकरण प्रस्तुत किए हैं जिन्हें आधुनिक वर्गीकरण कहा जाता है, जिनमें से दो विद्वानों के वर्गीकरणों को महत्वपूर्ण माना गया है, ब्लोंडेल का वर्गीकरण और आमंड का वर्गीकरण। ब्लोंडेल ने क्लासिफिकेशन किया है, उसके अनुसार दबाव समूहों का निर्माण कुछ प्रेरक तत्वों के आधार पर होता है, अतः इनका वर्गीकरण भी इसी सिद्धांत के अनुसार करना चाहिए। और इस दृष्टि से दो प्रकार के दबाव समूह होते हैं। पहला तो होता है कम्युनल ग्रुप, सामुदायिक समूह। ऐसे समूहों के निर्माण का प्रेरक तत्व सामाजिक संबंध है। जब व्यक्ति एक स्थान पर रहते हैं, एक संस्था में कार्य करते हैं, तो उनमें एक सामान्य दृष्टिकोण विकसित होता है, वे भावनात्मक स्तर पर बंध जाते हैं। ऐसे समूहों के सदस्यों में एक संबंध पाया जाता है। सामुदायिक समूह भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है परंपरागत समूह और दूसरा होता है इंस्टीट्यूशनल ग्रुप या संस्थात्मक समूह। जब परंपरागत रीति रिवाज, आचार विचार तथा रक्त संबंध के आधार पर समूह बनते हैं तो इसे परंपरागत समूह कहा जाता है, जैसे जातिगत समूह, धार्मिक समूह। किंतु जब एक संस्था में कार्य करने के कारण सामाजिक संबंध उत्पन्न होता है तो इसे संस्थात्मक समूह कहते हैं, जैसे सैनिक कल्याण परिषद, कर्मचारी संरक्षण परिषद आदि। तो ये तो हुआ सामुदायिक समूह का के दो प्रकार। अब हैं संघात्मक समूह। जब किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए दबाव समूह का निर्माण होता है तो इसे संघात्मक समूह कहते हैं। इस प्रकार के समूह मुख्यतः आधुनिक औद्योगिक समाज की देन है और वे कभी कभी एक दूसरे का विरोध भी करते हैं। यह भी दो प्रकार के होते हैं। पहला तो है प्रोटेक्टिव ग्रुप और दूसरा है प्रमोशनल ग्रुप। संरक्षणात्मक या प्रोटेक्टिव समूह अपने से संबंधित वर्ग के हितों का संरक्षण करता है और उसके हितों से विपरीत समूह का विरोध करता है। वहीं पर प्रमोशनल जो ग्रुप है उसका उद्देश्य समाज के सामान्य हित की रक्षा एवं उन्नति होता है। जैसे नारी स्वतंत्रता और वृद्धजन कल्याण समिति आदि। अब हम आधुनिक वर्गीकरण में ही देखेंगे कि
ये तो हुआ ब्लोंडेल ने जो वर्गीकरण किया है, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लोंडेल ऑफ प्रेशर ग्रुप्स, जिसमें इन्होंने बताया है कि दो प्रकार के दबाव समूह होते हैं। पहला सामुदायिक समूह और दूसरा होता है संघात्मक समूह। सामुदायिक समूह में भी दो प्रकार के समूह इन्होंने बताए हैं, परंपरागत समूह और संस्थात्मक समूह। वहीं पर संघात्मक समूह में भी इन्होंने दो समूह बताए हैं, दो प्रकार। पहला है प्रोटेक्टिव ग्रुप और दूसरा है प्रमोशनल ग्रुप। अब हम देखेंगे आमंड ने क्या वर्गीकरण किया है, क्लासिफिकेशन बाय आमंड। इन्होंने 4 वर्गों में दबाव समूहों को विभाजित किया है, जिनमें से पहला है इंस्टीट्यूशनल ग्रुप्स, दूसरा है एसोसिएशनल ग्रुप्स, नॉन एसोसिएशनल ग्रुप्स और एनोमिक ग्रुप यानी प्रदर्शनात्मक समूह। संस्थात्मक समूह जैसे सैनिक कल्याण परिषद, कर्मचारी संरक्षण। संघात्मक समूह जैसे श्रमिक संघ, मिल मालिक संघ। असंघात्मक समूह जैसे जातिगत समूह, धार्मिक समूह। और प्रदर्शनात्मक समूह जो कि अपनी मांगों के लिए प्रत्यक्ष एवं प्रदर्शनात्मक कार्रवाई में विश्वास करते हैं। इस प्रकार के दबाव समूह संविधान एवं नागरिक स्वतंत्रताओं के अंतर्गत अपने प्रदर्शन, सभा, रैली का आयोजन कर सकते हैं, किंतु व्यवहार में वे प्राय अनियंत्रित, उपद्रवी एवं हिंसक प्रदर्शन एवं कार्यवाही पर उतर आते हैं। ये प्रदर्शनात्मक समूह होते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको दबाव समूह के वर्गीकरण के बारे में बताया, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रेशर ग्रुप्स के बारे में बताया, जिनको हम 2 आधारों पर करते हैं, परंपरागत वर्गीकरण और आधुनिक वर्गीकरण। अब आप इस चैप्टर को पढ़िएगा। आशा है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।